वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स बिहार पुलिस स्पेशल 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाए फ्रेंड्स। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि एग्जाम तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं सिलेबस के अनुसार ही क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जिस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा उसी टाइप का प्रश्न आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस। फ्रेंड्स, वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज का पहला सवाल देखिए फ्रेंड्स, और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स जरूर कि 50 प्रश्न में से आपको पहले से कितना याद था। सभी प्रश्न जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। पहला सवाल है फ्रेंड्स कि खिरगिज जनजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है। इसमें दो जीके बनता है फ्रेंड्स। देखिए थोड़ा डिस्क्राइब करते चलेंगे फ्रेंड्स, तो पढ़ने में मजा आएगा। तो देखिए खिरगिज जनजाति सबसे पहले कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए मध्य एशिया में पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। खिरगिज जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो मध्य एशिया में पाया जाता है। लेकिन सवाल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि खिरगिज जनजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में यूट है, बी में इग्लू है, सी में चट है और डी में गुफा है। तो जो खिरगिज जनजाति है फ्रेंड्स, उसके घर को क्या कहा जाता है, तो यूट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इग्लू के बारे में फ्रेंड्स थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। तो देखिए इग्लू है जो आपका एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति जो टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है फ्रेंड्स, ठंडी प्रदेश में, उसके घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। जबकि खिरगिज के घर को क्या कहते हैं, यूट कहते हैं। देखिए नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। थोड़ा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, पढ़िए तो समझ के पढ़िए। देखिए एस्किमो द्वारा शीतकाल में बनाए गए बर्फ का मकान को इग्लू कहते हैं। तो दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। एस्किमो जनजाति के घर को इग्लू कहते हैं, और जो एस्किमो जनजाति है फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका के टुंड्रा निवासियों को एस्किमो कहा जाता है। ठीक है, और एस्किमो का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, कच्चा मांस खाने वाला। ये भी याद रखिए, एस्किमो का अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन बना, तीनों इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखें। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 है कि आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे। तो गेस करते चलेगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। सवाल नंबर 3 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3 आपका है, भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है। महालेखा नियंत्रक का वर्णन किस भाग में मिलता है। ऑप्शन ए में भाग 2, बी में 3, सी में 5 और डी में 8। तो इस राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भाग 5 में मिलता है। देखिए फ्रेंड्स इससे संबंधित अनुच्छेद जो लिखा हुआ है ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद कितना 148 में जो महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 में वर्णन है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद 148 के तहत ही राष्ट्रपति है जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त करता है। ये भी सवाल याद रखें कि जो महालेखा परीक्षक है फ्रेंड्स, इसका नियुक्ति कौन करता है, तो आपका राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 148 के द्वारा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपका है कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। एनसीसी फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, तो नेशनल कैडेट कोर अर्थात एनसीसी की स्थापना पूछी जा रही है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, 1948 ईस्वी में एनसीसी की स्थापना हुई थी। सवाल नंबर 5 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 5 है, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 45 वर्ष या डी 35 वर्ष। गेस करें, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 फ्रेंड्स कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। तो रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए में हॉकी, बी में क्रिकेट, सी में टेनिस, डी में फुटबॉल। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है फ्रेंड्स कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सवाल नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, शमसुद्दीन कैमूर्स है जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। देखिए फ्रेंड्स गुलाम वंश से संबंधित ये जानकारी ये भी याद रखिएगा। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम एवं दामाद था।
देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन था फ्रेंड्स, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम था और साथ साथ में क्या है, गुलाम भी था और दामाद भी था। इन्होंने 1206 से 10 ईस्वी, ठीक है, इसका जो शासनकाल था 1206 से 10 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की तथा लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक है जो गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था फ्रेंड्स, और राजधानी अपनी कहाँ बनाया था, तो आपको लाहौर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और एवं दामाद था। सवाल यहाँ क्या था फ्रेंड्स कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक कौन था इसका, तो शमसुद्दीन कैमूस इसका अंतिम शासक था। ये सब देखिए याद रखें फ्रेंड्स, सभी से प्रश्न पूछा जाता है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो मदर टेरेसा का जो नोबेल पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स आपको 1979 ईस्वी मिला था। ऑप्शन नंबर डी, सेवा के क्षेत्र में इनको नोबेल का पुरस्कार मिला था। चलिए सवाल नंबर, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 9 को देखें। सवाल नंबर 9 आपका है कि परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1970 में। परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1970 ईस्वी में लागू की गई थी। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है, नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। तो नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार है जो छोटी शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 का ऑप्शन नंबर बी, नगर पालिका परिषद। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 11 आपका है, आपके सामने है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74वां संविधान संशोधन। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है। तो देखिए नगर पालिका में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें जो आरक्षित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स, पहले ये याद रखें। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। तो किसके किसके बीच लड़ी गई थी फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बाबर तथा लोदी साम्राज्य, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 14 को देखिए। सवाल नंबर 14 है फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है प्रश्न फ्रेंड्स, गेस करें। अलादीन खिलजी, तैमूर, शेरशाह सूरी या बाबर। तो देखिए भारत में जो सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किया गया था तो आपको बाबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 15 आपका है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। तो सबसे पहले जाने फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, सब जानते हो मेरे ख्याल से 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो उस समय मुगल सम्राट कौन था, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अकबर था। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अकबर का शासन काल था जो 1556 से 1605 ईस्वी तक था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो इस समय कौन था, तो अकबर था। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। ये भी टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स कि अकबर के एकमात्र किस दरबारी था, कौन सा दरबारी था जो दीन ए इलाही को स्वीकार किया था। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बीरबल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए। सवाल नंबर 17 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो हिंदी गीतों की रचना का श्रेय किस मुगल सम्राट को प्राप्त है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर को। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। सवाल नंबर 18 फ्रेंड्स कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। तो छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा, गेस करें राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जयसिंह को भेजा था। चलिए सवाल नंबर 19 को देखिए। सवाल नंबर 19 आपका है फ्रेंड्स कि पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है। बहुत ही टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। ऑप्शन ए में ग्राम पंचायत और ग्राम सभाएं, बी में जिला परिषदें, सी में जनपद पंचायतें या डी में अंचल पंचायतें। क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होती है। 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद के प्रति जवाबदेही होती है।
चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए। सवाल नंबर 20 है फ्रेंड्स कि मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कला कृति है? तो मधुबनी है जो फ्रेंड्स आपका कहाँ का है? तो बिहार का है। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। सवाल नंबर 21 है फ्रेंड्स कि मोहिनी अट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ था? तो मोहिनी अट्टम जो नृत्य है फ्रेंड्स इसका विकास है जो मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? तो सवाल नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल में हुआ था। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स कि एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है फ्रेंड्स? तो इसको सवाल नंबर 22 का राइट आंसर गेस करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीरज सी चौधरी। ठीक है, नीरज सी चौधरी ने। चलिए सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है फ्रेंड्स कि द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? द वर्ल्ड आउटसाइड माई विंडो किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। किसके? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 है किस उत्तक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? जो नख होता है नाखून फ्रेंड्स, और खुर होते हैं जो आपका जानवर के, और सींग जो जानवर के होते हैं वो किस उत्तक के बने होते हैं, यही पूछा जा रहा है। 24 का राइट आंसर क्या होगा गेस करें। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी केरेटिन के बने होते हैं। चलिए सवाल नंबर 24 देखिए फ्रेंड्स। अभी वेबसाइट पे भी काम चल रहा है फ्रेंड्स। आपको कुछ दिन के बाद में वेबसाइट पे भी अच्छा प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वो हमारे वेबसाइट का है, उस पर भी जाकर के आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 25 को देखिए। निम्न में कौन सा उद्योग कच्चे माल पर आश्रित उद्योग है? तो कौन सा उद्योग है जो कच्चे माल पे आश्रित है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका गेस करें ऑप्शन नंबर बी चीनी उद्योग। ठीक है, क्योंकि चीनी उद्योग है जो गन्ना कच्चा माल होता है फ्रेंड्स, उसी पे चीनी है जो आश्रित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 26 को देखिए। सवाल नंबर 26 है भारत के लिए संविधान बनाने वाली संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? संविधान सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 26 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 1946 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 आपका है फ्रेंड्स कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? देखिए रॉलेट एक्ट को ही काला कानून भी कहा जाता है। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर करके जेल के अंदर डाल दिया जाता था। इसमें ही यह नारा दिया गया फ्रेंड्स नो अपील, नो वकील, नो दलील। ठीक है, इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? देखिए बिहार दरोगा में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, जो हाल ही में एग्जाम हुआ उसमें पूछा था। तो नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो 28 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सरदार भगत सिंह ने स्थापित की थी नौजवान भारत सभा का। चलिए सवाल नंबर 29 को देखते हैं। सवाल नंबर 29 है किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? ये भी देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ फ्रेंड्स, इस टाइप का प्रश्न जरूर याद रखें। सवाल नंबर 29 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स उसे क्या कहा जाता है? तो अधसर कहा जाता है, अधसर कहा जाता है। किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? तो अधसर कहा जाता है उसे। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं फ्रेंड्स कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसका गेस करें राइट आंसर 1965, 1970, 1910 या 1950 में। तो देखिए आपका जो सीमा सुरक्षा बल है फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। अजात शत्रु किस वंश के शासक था? मौर्य वंश, हर्यक वंश, गुप्त वंश या नंद वंश का? तो देखिए अजात शत्रु था जो आपका हर्यक वंश का शासक था। सवाल नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। देखिए बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु था फ्रेंड्स, जिसने अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या कर करके गद्दी पर बैठा था। अजात शत्रु का ही उपनाम कुनिक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अजात शत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक, कुनिक भी से कहा जाता है। चलिए तो सवाल नंबर 32 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 32 आपका है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था फ्रेंड्स। इसको विनाश किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। चलिए सवाल नंबर 33 को देखें। सवाल नंबर 33 है बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है किस जिले से? बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता है। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी शिवहर जिले से लौह अयस्क प्राप्त होता है।
सवाल नंबर 34 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 34 है कि बिहार की सीमा से लगने वाली भारत की राज्यों की संख्या कितनी है? 3, 5, 7 या 6? तो गेस करिए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितना है? 3 है। कौन कौन है फ्रेंड्स? तो आपका आपका पश्चिम में पूरब में हो गया आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में हो गया आप उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में हो गया झारखंड। 3 राज्य ही बिहार की सीमा से लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। और उत्तर में क्या पड़ता है बिहार के फ्रेंड्स? तो नेपाल। नेपाल क्या राज्य नहीं है, देश है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बिहार की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 3। कौन कौन है फ्रेंड्स, वो भी जरूर याद रखें। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका हो गया, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो देखिए नोबेल गैस किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, पहले वो जानते हैं। तो अक्रिय गैस को हम लोग नोबेल गैस कहते हैं। अक्रिय गैसों की संख्या टोटल कितना है फ्रेंड्स? तो 6 है। तो पूछा जा रहा है वायु में कौन सी नोबेल गैस, यानी वायु में कौन सा अक्रिय गैस नहीं होती है? तो आपका हीलियम होता है फ्रेंड्स, नियॉन भी होता है, आर्गन भी होता है, जबकि रेडॉन नहीं होता है। इसलिए सवाल नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? तो रेडॉन नहीं होती है। चलिए सवाल नंबर 36 को देखें। गद्दी जनजाति भारत के किस प्रदेश में निवास करते हैं? तो देखिए गद्दी जनजाति है जो फ्रेंड्स आपका भारत के हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिए गद्दी जनजाति। सवाल नंबर 37 को देखें कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, गार्डविन आस्टीन है, या नंगा पर्वत है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर जो भारत की सर्वोच्च चोटी पूछा जाए जो भारत में है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपको गार्डविन आस्टीन। ठीक है, इसे K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितना है फ्रेंड्स? तो 8611 मीटर है। ये सभी याद रखें। तो भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? गार्डविन आस्टीन। इसको K2 भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए। सवाल नंबर 38 है फ्रेंड्स कि अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? देखिए इसमें 2 सवाल बन रहा है फ्रेंड्स। एक तो पिग्मी जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और किस नदी घाटी में? तो ये कांगो के बेसिन घाटी में पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका की मूल जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो कांगो नदी घाटी या कांगो बेसिन में पाई जाती है। चलिए सवाल नंबर 39 को देखिए। सवाल नंबर 39 है, रेशम के उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा रेशम के उत्पादन में अग्रणी देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए में भारत, बी में चीन, सी में ब्राजील और डी में जापान। राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, गेस करें। इसका राइट आंसर होगा आपको चाइना, यानी चीन में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होता है। सवाल नंबर 40 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 40 है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बहुत ही टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स। हिंद महासागर और लाल सागर को बोला जा रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बाब अल मंडदेव। ठीक है, आपका जो बाब अल मंडदेव जल संधि है फ्रेंड्स जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। याद रखिएगा बाब अल मंडदेव। चलिए सवाल नंबर 41 को देखें। 41 है, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी फ्रेंड्स कि जो तुल्यकाली उपग्रह होता है पृथ्वी के गिर्द किस तरह से घूमता है? तो सवाल नंबर जो 41 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूरता है। चलिए सवाल नंबर 42 को देखें। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक आपका था कौन फ्रेंड्स, गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वासुदेव, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौहान वंश के संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। चलिए सवाल नंबर 43 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 43 है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में, गेस करें फ्रेंड्स। राइट आंसर क्या होगा? कालाशोक, अशोक, कनिष्क या अजात शत्रु? तो देखिए प्रथम जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था आपका अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन आपको कालाशोक के शासन काल में हुआ था। प्रथम हो गया आपको किसका फ्रेंड्स, अजात शत्रु। द्वितीय होगा किसका, कालाशोक। और तीसरा बौद्ध संगीति अशोक। ठीक है फ्रेंड्स, और चौथा बच गया वो आपका जो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो चारों को याद रखें फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सवाल पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो अजात शत्रु के शासन काल में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो पहला हुआ था राजगृह में, याद रखिएगा। दूसरा हुआ था आपको वैशाली में बौद्ध संगीति। तीसरा हुआ था आपको पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था फ्रेंड्स कश्मीर के कुंडलवन में। तो चारों को आप लोग याद रखिएगा। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 44 को देखें। पनिहारी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो गेस करें फ्रेंड्स 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए
पनिहारी है जो आपका राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 45 को देखिए। सवाल नंबर 45 फ्रेंड्स कि सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम अस्थाई सेना रखने की व्यवस्था की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो सल्तनत दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले अस्थाई सेना किसने रखी थी फ्रेंड्स? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका अलादीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अलादीन खिलजी। सवाल नंबर 46 को देखें। वर्णधता, ठीक है, वर्णाधता रोग किस प्रकार का रोग है? वर्णाधता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। तो किस प्रकार का रोग है? तो देखिए कलर ब्लाइंडनेस रोग है जो आपका, गेस करें राइट आंसर क्या होगा? तो ये आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप के पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका मालदीव हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो आपका मालदीव है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 48 को देखें। सवाल नंबर 48 है, भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? तो देखिए वांडीवास का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो याद रखिए 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था। तो भारत में अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में किसे हराया था? तो सवाल नंबर जो 48 है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट, फ्रांसीसियों को हराया था। तो दोनों याद रखें फ्रेंड्स कि वांडीवास के युद्ध कब हुआ था? 1760 में। किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। हार किसकी हुई थी? तो फ्रांसीसियों की हार हुई थी, अंग्रेजों की जीत हुई थी। चलिए सवाल नंबर 49 को देखते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, गेस करें। 12 जनवरी, 12 जून, 28 फरवरी या 14 नवंबर? तो देखिए आपका जो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है आपको 12 जून को मनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं कि किस डच गवर्नर जनरल ने अपनी राजधानी को पुलकित से हटाकर नागपट्टनम को बनाया था? कौन सा डच गवर्नर जनरल था वो फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वान रीड ने ऐसा किया था। देखिए फ्रेंड्स तो आपको अब से कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा फ्रेंड्स। अभी मैं सिलेबस के अनुसार से मिक्स जीके जीएस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन 2010 से लेकर 2020 तक जो भी पूछा है बिहार पुलिस में फ्रेंड्स, सभी का मैं धीरे धीरे उसका भी आप लोग को प्रैक्टिस करवा दूंगा फ्रेंड्स। तो हमारे चैनल से आप लोग जरूर जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।